टॉपिक चल रहा है हमारा सिंधु सभ्यता। लगभग 5 या 6 क्लास में होने पाई है। थोड़ा रिवीजन कर दे, पता चले आप कितना याद करते हो, कितना आपको याद है और कितना आपको याद रहना चाहिए। मैं जिसको खड़ा करूं वो ही बताएगा, दूसरा कोई बोलेगा नहीं। अगर कोई दूसरा बीच में बोलता है तो उसे यहाँ पर खड़ा करके आराम से पूछा जाएगा। ठीक, तो देखो पहले मुझे आप ये बताइए इस सभ्यता के क्या क्या नाम है। जिसे मैं खड़ा करूंगा वो भी बताएगा इस सभ्यता के क्या क्या नाम है। आप बताओ, सिंधु सभ्यता है उसके क्या क्या नाम रखे गए हैं। हाँ, खड़ा होके बोल रहा है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा और मोहन के नाम ने इसके सिंधु सभ्यता के उपनाम। ठीक, लोकेश आप बताओ। हड़प्पा, काशी युगीन और सिंधु घाटी सभ्यता। अगर आपके क्वेश्चन ऐसे आ जाए, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, तो आपको ये नाम ही लिखना है। और आ जाएगी आपके प्रथम ग्रामीण सभ्यता, तब आप क्या नाम लिखोगे। प्रथम नगरीय सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, लेकिन इसे क्या नाम लिखोगे आप, कोई बताएगा। प्रथम ग्रामीण सभ्यता, मैंने पहले दिन ही बता दिया आपको। सिंधु सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा है, हड़प्पा का दूसरा नाम ही सिंधु नदी घाटी सभ्यता है। इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये ग्रामीण है ना, ग्रामीण और नगर में तो पूरा ही अंतर है ना। मोहनजोदड़ो तो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। प्रथम ग्रामीण सभ्यता है वैदिक सभ्यता। बताया था मैं कि नगरीकरण की शुरुआत सिंधु सभ्यता से हुई थी, लेकिन ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत वैदिक से हुई थी। कैसे, जैसे इनका अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था व्यापार और इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था कृषि और पशुपालन। तो ये हो गई ग्रामीण और ये हो गई नगरीय सभ्यता। चलो ठीक है, सिंधु सभ्यता जिसको पूछो वही बताएगा। सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम किसे पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता हो सकती है, कौन बताएगा। शाबाश, हाँ बताओ। दो से दो हाँ राहुल, कब सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेडिसन नामक व्यक्ति या अंग्रेज पर्यटक को पता चला कि हड़प्पा के जो टीले हैं वहां पर कोई सभ्यता हो सकती है। अब बताइए, फिर दूसरे नंबर पर इस क्षेत्र का भ्रमण किसने किया या सर्वेक्षण किसने किया। हाँ बताओ। आप उत्साह में आगे बढ़े। नहीं सर, एक मिनट अठारह सौ 53 या 57 या 56-57 भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में की गई। इसके प्रथम निर्देशक कौन थे, कनिंघम। चलो बढ़िया है। अब बताओ, सर्वप्रथम किन दो भाइयों के सहयोग से ये सभ्यता
बर्तन और बंदूक ने बर्तन बंदूक है। बर्तन बंधुओं के दोनों भाइयों ने जो रेल लाइन डाल रहे थे उसका कॉन्ट्रैक्ट उनके पास था। उन्होंने जब रेल के लिए ईंटें निकाली तब उन्हें पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। सर दोनों का अलग नाम क्या है? बर्तन बंदूक का नाम क्या है? वैसे बर्तन बंधु बताया गया है इतिहास में, कोई अलग नाम नहीं तो है। ये बोलता है बर्तन और बंदूक। बर्तन बंधु हो गए, इन बंधु का मतलब है कि दो तो भाई है। हाँ। सबको बोल रहा है बर्तन और बंदूक। बर्तन बंधु का मतलब चाहे बर्तन के 5 भाई हो लेकिन सबके बर्तन लगे मतलब नाम है बर्तन बर्तन बहुत है। अब देखो अगला है 1904 में जाते हैं हम। 1861 में आगे पुरातत्व विभाग की स्थापना। 1904 में भारत का वायसराय कौन था? सर करते पहले मुझे बताइए जो नाम आता है वायसराय, ये नाम सर्वप्रथम कब आया प्रकाश में? वायसराय सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया? वायसराय पद भारत में सर्वप्रथम कब प्रकाश में आया? कौन बताएगा? ये नाम सुना है? इस वर्ष से पहले सुना है? 1904 से पहले कब सुना? 19 का दिन है। 19 का दिन है। इस पर तो समाप्त करेंगे। ये पद 1857 की क्रांति हुई थी। क्रांति असफल हो गई और 1858 का एक्ट आया। उसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय नाम नया दिया गया और इसके बाद गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कहा जाने लगा। अधिनियम समाप्त करिए 1919 में। हाँ मैं ये बोल रहा था। ठीक है। अब देखो उस टाइम वायसराय कौन थे? लाल कर्जन। वायसराय के कर्जन ने किसे कहा कि उसकी खुदाई की जाए? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल कौन थे इस टाइम? भारतीय पुरातत्व विभाग के इस तत्कालीन निदेशक थे। इन्होंने किसे आदेश दिया? दयाराम साहनी को। कब दिया? 1921 में। और इन्होंने इसका खोज की। अब आता है कि इस हड़प्पा की खोज उत्खनन किसने किया? माधव स्वरूप दास। 2 नंबर पर इसका व्यापक उत्खनन किया 1946 में मार्टिन मिलर ने। तो मार्टिन मिलर ने इसे क्या नाम दिया? हड़प्पा सभ्यता को मार्टिन मिलर ने क्या नाम दिया? हड़प्पा दिया। हड़प्पा दिया। तो ये सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? ये सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया इस सभ्यता को? मार्टिन मिलर ने हड़प्पा दिया और सिंधु सभ्यता उसने किसने दिया? रिवीजन हो रहा है आगे देखो, ऐसे रिवीजन होगा। ये सिंधु की सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। कब दिया? 1924 में। और 1924 में लंदन में इन्होंने इस सभ्यता को प्रकाश में लाए और कहा कि भारत में एक सभ्यता है। चलो ये होगी। अब हड़प्पा है वो कौन से देश में स्थित है वर्तमान में? हड़प्पा क्षेत्र कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के कौन से जिले में? वर्तमान नाम साहिवाल। वर्तमान नाम साहिवाल। ऐसे पूछ सकते हैं वर्तमान में हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है या पाकिस्तान के कौन से जिले में स्थित है? वर्तमान साहिवाल जिले में। तो साहिवाल जिले में रावी नदी के कौन से किनारे पर? बाएं किनारे पर। बाएं। और जो दाएं है ना वो दाएं आ जाएगा सिंधु के दाएं। कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो सिंधु के दाएं किनारे स्थित है। ये रावी नदी के बाएं किनारे स्थित है। अब हड़प्पा में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिली थी हमें? हड़प्पा में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिली थी?
हड़प्पा में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या मिलेगी? अनानागार। बंदरगाह वाला तो मैटर भी हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो विशाल अनानागार मिले थे, ये हड़प्पा का कौन सा बड़ा स्थल है? ये जो अनानागार मिले थे वो हड़प्पा की कौन सी चीज है या कौन सा ये उत्खनन है जो दूसरा सबसे बड़ा है? यानी पहला सबसे बड़ा उत्खनन है लोथल का गोदीबाड़ा और दूसरा सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा के अनानागार। अब देखिए ये नगर है, माना कि ये नगर है। नगर कितने भागों में विभक्त था? ज्यादातर जगह दो जगह। चलो आपने मान लिया कि दो जगह है, लेकिन एक जगह पढ़ते हैं कि नगर इस तरह था। मान लो ये कहाँ था? ये नगर अलग अलग 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें तो ये हो गया कि यहाँ पे क्या लिखूं मैं? पश्चिम दिशा में क्या लिखूं मैं? दूर लिख दिया। और पूर्वी दिशा में रिहायशी बस्तियां। कहीं पर ये ऐसे है और ये ऐसे है और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री है। लेकिन एक ऐसा स्थल भी है जहां ये 3 प्रकार के अलग अलग भागों में बटा हुआ है। कहाँ बटा हुआ है? कहाँ बटा हुआ है? बताओ। शाबाश। लेके बताना। बताओ। मैंने एक शब्द लिखाया था धोलावीरा। धोलावीरा का नगर, बस्ती, दुर्ग, ये 3 नगर 3 भागों में बटा हुआ है। अब कल हमने हड़प्पा पढ़ लिया, परसों हड़प्पा पढ़ा। हड़प्पा की विशेषता क्या क्या है? कोई बताएगा? कोई 2 विशेषता बताइए। हड़प्पा की कोई 2 विशेषता बताइए। नगर 2 भागों में विभाजित है। चलो बढ़िया है। और पूर्व की तरफ में सर वो रिहायशी इलाके, पश्चिम की तरफ दुर्ग, वो भी उनके लिए हड़प्पा नगर में प्रवेश करते दोनों ओर नानागार मिले। दोनों ओर कितनी पंक्तियों में? 6 पंक्तियों में। शाबाश। सड़कें सूर्य जी थी, संकोट पर काटते ही सड़कें। कब्रिस्तान कहाँ मिला? कब्रिस्तान वो दक्षिणी दिशा में क्या नाम था उसका? लेकिन हड़प्पा के इन नगरों इसको माउंट एबी कहा है। किसने कहा है? मार्टिन बिल्डर ने। इसमें एक आपको मरण मूर्ति मिली थी कि स्त्री के पेट से उगता हुआ पौधा। हड़प्पा में मिला था ना या कहीं और मिला था? चलो बढ़िया। अब आगे आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पहले तो बताइए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मटकों का टीला। चलो बढ़िया है। ये कौन सी भाषा का शाब्दिक अर्थ है? मोहनजोदड़ो सिंध भाषा का। इसका उत्खनन किसने किया था? कब किया था? 1922 में। शाबाश। अब ये बताओ कि जब इसका उत्खनन कर लिया गया, ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के ललकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं किनारे है। ठीक, चलो बढ़िया। मोहनजोदड़ो की सबसे विशिष्ट कलाकृति कौन सी है? मोहनजोदड़ो की सबसे विशिष्ट कलाकृति जिसे किसी ने कमल ताल का है, किसी ने मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी कलाकृति कौन सी है? सबसे बड़ी विशाल
5 सेकंड लगते हैं। कहाँ से मोटी मोटी थोड़ी विशाल अवशेष जो मिले हमें याद करो 45.17 इंटू 15 पॉइंट कुछ है बनाना का ये सर अनाना का जो उसकी सबसे बड़ी है। सबसे ज्यादा मुहर कहाँ प्राप्त हुई है? सर हड़प्पा हड़प्पा सबसे ज्यादा मुहरे मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा अलंकृत मुहरे हड़प्पा में प्राप्त हुई है। लेकिन संख्या के आधार पर मोहरों को गिनकर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा मुहरे मिली है मोहनजोदड़ो में, और चित्र जो मोहरे हैं वो मिली है हड़प्पा में। अब कल हमने पढ़ा चनमुंडरो मोहनजोदड़ो का छोटा भाई। इसकी खोज कब की गई? 1921 में मजूमदार ने इसकी। इसमें मोस्ट चीज क्या मिली थी? लिपस्टिक देखो इसमें मिली एक स्याही की दवात, एक मंजूसा मिली, मंजूसा में लिपस्टिक थी, वर्ताकार की से हाँ वृत्ताकार की ईंटें यानी गोल ईंटें, वक्राकार गोल ईंटें। अब मुझे बताओ कि एक महाविद्यालय भवन कहाँ मिला था? महाविद्यालय भवन मिला मोहनजोदड़ो में। अब मोहनजोदड़ो के महाविद्यालय में पढ़ना है तो हमें स्याही कहाँ से लेनी पड़ेगी? चनमुंडरो से लेनी पड़ेगी। हम स्याही लेने जाते हैं, मंजूसा में हाथ डालते हैं तो क्या मिलेगा वहाँ पर? लिपस्टिक मिलेगी। लिपस्टिक मिलेगी तो लिपस्टिक लगा के जो एक बड़ी मांग बनी जाती है वो काम किस सभ्यता से संबंधित है? हाँ चलो हमने उस मंजूसा में हाथ डाला और लिपस्टिक तो आ गई, लेकिन साथ में एक वो मांग की डब्बी भी आ गई। और मांग कितनी एक मूर्ति में कितनी बड़ी भरी हुई थी, तो ये इतनी बड़ी मांग वर्तमान में किस भारत के किस क्षेत्र में भरी जाती है? दक्षिण में। तो उस दक्षिण की सभ्यता को क्या कहते हैं? सर दक्षिण की सभ्यता को क्या कहते हैं? हाँ क्या कहते हैं दक्षिण की सभ्यता को? द्रविड़ सभ्यता। क्या कहते हैं? द्रविड़ सभ्यता। और इसी कारण कुछ इतिहासकारों ने इसे द्रविड़ सभ्यता से संबंधित या द्रविड़, इनके लोगों को द्रविड़ कहा है। अब मुझे बताइए इस सभ्यता में कितनी प्रजातियों के लोग थे? मैंने लिखाया था प्रजातियां। सिंधु सभ्यतावासी ये थे, ये थे, ये थे या ये थे? कितनी प्रजातियां? देखिए रिवीजन हो रहा है आपके, फायदा आपके। मैंने दिखाया था कितनी प्रजातियां थी? 4 प्रजातियां थी। भूमध्य सागरीय, मोनोलाइज, आल्पाइन और एक था शायद एक और था, एक आध मुझे शायद पूरा नाम याद नहीं है। 4 थे। अब बताइए कि स्वतंत्रता से पहले पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस सभ्यता को क्या कहा था? स्वतंत्रता से पहले पाश्चात्य इतिहासकारों ने इस सभ्यता को क्या कहा? कि ये सभ्यता, फिर हमने अंतर स्पष्ट किया था कि इसमें ये थे, इसमें ये थे, इसमें ये समानता थी, इन दोनों में ये समानता थी। पाश्चात्य इतिहासकारों ने कहा कि ये सुमेरियन या मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसी का एक उपनिवेश है। फिर इसका खंडन किया गया। खंडन किस आधार पर किया गया? साक्ष्यों में क्या एक साक्ष्य बताना पड़ेगा कि इस कारण हम इसका खंडन करते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता की उपनिवेश नहीं था। चित्रों का वो तो हमने अंतर स्पष्ट किया था कि ये तो सुमेरियन है। जो किलाक्षर लिपि थी, यहाँ पर भाव चित्रात्मक लिपि थी, ये कृषि प्रधान थी, ये व्यापार प्रधान थी। लेकिन अंतर हमने ये किया था कि स्वतंत्रता से पहले पाश्चात्य यानी पश्चिमी देशों के जो इतिहासकार है
वो इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश मानते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब शोध हुए और ज्यादा शोध हुए तो भारतीय इतिहासकारों ने इस बात का खंडन किया, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो व्यापार होता था उसमें सबसे ज्यादा मुनाफा सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के व्यापारी कमाते थे। और एक उपनिवेश जो होता है वो अपने से बड़े देश से ज्यादा लाभ नहीं कमा सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता सुमेरियन सभ्यता का उपनिवेश नहीं था। ये एक सीधा सीधा रिवीजन हुआ है। अब पढ़ते हैं आज हम अब क्या पढ़े बताओ। लोकतंत्र ये भारत में है तो हम अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं। जैसे हड़प्पा पाकिस्तान में, मौजूद पाकिस्तान में और चमुंदड़ो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वैसे तो खूब स्थल है, लेकिन एक एक तो स्थल का और कर ले। अब जैसे उत्खनन हो रहा है इसका तो चल रहा है हर दिन या हर साल इसके स्थल जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन किताबों में जो हम वहीं पढ़ते हैं। पहले देखो अब आज पढ़ते हम, मैं नाम लिखूंगा और पूछूंगा। सूट का गेंडोर, ये नाम आया था आपके पास, सूत का गेंडोर स्थल, सिंधु सभ्यता का ये स्थल कौन सा स्थल है? बलूचिस्तान। कोई बताएगा? नहीं, कहाँ है ये स्थल? हमारे सामने पहले किस आधार पर आया था? सो दिस अंतिम पूरे बिंदु बताओ। पूर्व पश्चिम दक्षिणी बिंदु, अंतिम नहीं पश्चिमी, अंतिम पश्चिमी बिंदु। ये है सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है। अंतिम पश्चिमी देश तो वही है पाकिस्तान, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक सूत का गेंडोर है, कौन सी नदी पर है? सर दास नदी पर। देखो आपको नाम याद रखना है। सूत्रा गेंडोर पहले हमारे नाम आया था, ये सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है, एक नंबर। दूसरा ये कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस कहाँ पर? बलूचिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है? द्रास नदी के किनारे। इतना अब इसका उत्खनन किसने करवाया था? इसका उत्खनन 1927 में आइंस्टाइन ने इसकी खोज की। आइंस्टाइन ने इसकी खोज की, लेकिन इसका उत्खनन, देखिए खोज और उत्खनन में क्या अंतर है? क्या सर? खोज और उत्खनन में क्या अंतर अच्छा, है? खोज के अंदर मतलब इसकी सबसे प्रथम जानकारी मिली और उत्खनन का मतलब वहां से खुदाई की गई। खुदाई की और चीजों की जानकारी प्राप्त की। अब इसका उत्खनन 1962 में किया गया। उत्खनन करने वाले थे जॉर्ज डेल्स। ये दो नाम याद रखना। सूत का गेंडोर कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस स्थान पर? बलूचिस्तान में। किस नदी के किनारे? द्रास नदी के किनारे। सर्वप्रथम खोज किसने की थी? आइंस्टाइन ने। इसका व्यापक उत्खनन या उत्खनन किसने करवाया था? जॉर्ज डेल्स ने। चलो ये तो होगी इसकी एक सामान्य जानकारी। अब इसकी विशेषता क्या हो सकती है आपके हिसाब से? सर ये सबसे पश्चिमी बिंदु है विशेषता। पहले तो ये होगी कि ये सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता है यहाँ से प्राप्त आश्चर्य क्या था कि पश्चिमी दिशा में, नगर के पश्चिमी दिशा में क्या था? पश्चिमी दुर्ग। नगर के पश्चिमी दिशा में दुर्ग था और टीले के ऊपर बनाया हुआ दुर्ग थे। जो भी सिंधु सभ्यता ने लगभग जो दुर्ग वो एक टीले पर बनाए थे, लेकिन इस सभ्यता का जो दुर्ग है ना वो एक प्राकृतिक पहाड़ी पर स्थित था।
मान लो ये पहाड़ी है और मान लो यहाँ पर दुर्ग है। सबसे ऊपर होगा सर। ज्यादा ऊंचा कैसे चला? मान लो ये दुर्ग है, दुर्ग हमेशा सर ऊंचाई पर होता है सर। ये पहाड़ी है तो लोग तो यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा ठीक है, लोग उसे मान लो ये दुर्ग है, यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। अब इस दुर्ग के चारों तरफ एक दीवार थी और दीवार में अनेक बुर्ज बनाए हुए थे। बुर्ज जानते हो? ये भी बताया था मैंने कि हाँ, ये सर। बुर्ज ऐसी होती हैं। इसकी ये विशेषता है कि यहाँ पर बुर्ज बनाए हुए थे। एक नंबर पे है बुर्ज। क्या है? बुर्ज जानो चले बाहर बोल सकते क्या होगा? आने का दीवार से वही यहाँ है थोड़े की यहाँ और तो ये सोचा तेरे नुमा। अटले छोटा यहाँ से जैसे सेना खड़ा यहाँ पे। का ले रहे या कोई तीर नहीं है बेटा थोड़ा अभी कोई नहीं और ये सब तो रक्षा के लिए हाँ जो खड़े सर ये राजपूतों की पहचान भी करें। हैं सर राजपूतों की पहचान भी करें। नहीं ये दुर्ग हर दुर्ग में ऐसा ही होता है। सर 5000 साल पहले राष्ट्र होते हैं। अब देखो यहाँ से मानव की हाँ ये है ना मानव की अस्थियां प्राप्त हुई है। काय बोलेंगे? यहाँ से मानव की क्या प्राप्त हुई है? अस्थियां। अस्थियां जानते हो? मान लो उसको जला दिया बाय चांस, लेकिन उसके दांत और उसके नाखून या कुछ हड्डियां रह जाती है जिन्हें हम गंगा में प्रवाहित करते हैं। तो यहाँ से मानव की अस्थियां प्राप्त हुई है। दूसरा यहाँ पर मिला है इस स्थल से किसी प्रकार की किसी भी प्रकार की मोहर प्राप्त नहीं हुई है। इस स्थल से किसी प्रकार की मोहर प्राप्त नहीं हुई है। अगला पॉइंट है यह सिंधु निवासियों के लिए सिंधु वासियों के लिए व्यापारिक नगर था। बस यही इसकी विशेषता है। यह सिंधु वासियों के लिए एक व्यापारिक नगर था। यहाँ से किसी प्रकार की मुहर प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पर मानव की अस्थियां प्राप्त हुई है। यहाँ पर एक दुर्ग है जो प्राकृतिक पहाड़ी पर था और इसके चारों तरफ पत्थरों की एक दीवार थी जिस पर बुर्ज बने हुए थे। और यह सिंधु सभ्यता का पश्चिमी बिंदु है जो दास नदी पर है। बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में और पाकिस्तान में सूत का गेंडोर। इसकी खोज किसने की थी? सर्वप्रथम ओरेलस्टाइन ने और इसका व्यापक विज्ञान 1962 में जॉर्ज जेम्स ने किया था। चलो लिखो लिखो बढ़िया लिखो। सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर, सूत का गेंडोर ये चौथा स्थल है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रो चौथा स्थल है ये सूत का गेंडोर। लिखो यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, यह स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाश्त नदी के किनारे स्थित है। दाश्त नदी के किनारे स्थित है। अगले पॉइंट में लिखो इसकी खोज। इस स्थल की खोज, इस आगे स्थल की, इस स्थल की खोज सर्वप्रथम
ओरेल सर्वप्रथम 1927 में ओरेल आगे से ओरेल स्टाइन ने ओरेल 1927 में ओरेल स्टाइन ने की थी। ओरेल स्टाइन ने की थी। आगे से तो इसका व्यापक उत्खनन इसका व्यापक उत्खनन आगे इसका व्यापक उत्खनन सन 1962 में जॉर्ज सन 1962 में जॉर्ज डेल्स ने करवाया था। जॉर्ज डेल्स ने करवाया था। अब लिखो विशेषताएं। विशेषताएं से मतलब क्या है? पॉइंट डालो विशेषताएं और विशेषताएं में लिख लो आप यह है सही जैसे शॉर्ट में सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु पश्चिमी एक नंबर पर लिख लेना। यह सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु है। बाकी सारे ऐसा होता है। बाकी यही लिख लो। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक पहाड़ी पर बना हुआ था जिसके चारों ओर पत्थरों की दीवार थी और उन पर बुर्ज बने हुए थे। किस नाम के एशियाई का सिर्फ बोझ लिखना जरूरी है इसी में बुर्ज लिखना जरूरी है। बाकी में नहीं जरूरी है वो वाकई में नहीं आई। वो पत्थरों की जो दीवार थी ना वो सुरक्षा दीवार थी लेकिन इस बिंदु बिंदु 2 नंबर लिखो। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक पहाड़ी पर बना हुआ था। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक पहाड़ी पर बना हुआ था। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक पहाड़ी पर बना हुआ था जो तरासे हुए पत्थरों की इसमें लिखो तरासे हुए पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ था। तरासे हुए पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ था और उस पर बुर्ज बने हुए थे। बुर्ज बने हुए थे। 3 नंबर पर ये लिख लो और 4 नंबर पर ये लिख लो। ये क्या है? व्यापारी यह सिंधु वासियों के लिए एक व्यापारिक नगरीय व्यापारिक बस्ती थी। ये सिंधु वासियों के लिए एक व्यापारिक नगरीय बस्ती थी। यह 3 नंबर पर ये लिख लो पूरा का पूरा। 4 नंबर पर ये लिख लो और 5 नंबर पर यह सिंधु वासियों के लिए एक व्यापारिक नगरीय बस्ती थी। व्यापारिक नगरीय बस्ती लिखो जल्दी लिखो। टाइम आने वाला है। इसका एक दो स्तर और है फिर हम आएंगे। प्राप्त नहीं हुई है किसी भी प्रकार की मुहर प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी प्रकार की मुहर प्राप्त नहीं हुई है। आवाज नहीं गुजरात
स्विमिंग पूल की बात कर रहे हैं। सनाना का नहीं था क्या? जैसे आप स्विमिंग पूल कह दो। तो स्नाना का अलग चीज है, स्विमिंग पूल अलग चीज है। हाँ स्विमिंग पूल है, उसमें सब एक साथ डुबकी लगा के आ जाते हैं और अपना जो बेल वहाँ पर छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन स्नानागार में बाल्टी भर के दूर जाके वहाँ पर बढ़िया अच्छा स्नान से स्विमिंग पूल और उसके भी ढेर का अंतर है। स्नाना का भी सुविधा है थोड़ी। वो धार्मिक कार्य के लिए प्रयोग में ली जाती थी और स्विमिंग पूल में तो लोग एंजॉय करने के लिए जाते थे। चलो अब देखो अगला लिखो। अल्लाह है दिनों। हाय पाकिस्तान। हाँ यही पाकिस्तान में है। अल्लाह है दिनों। पांचवा अल्लाह दिनों आगे क्या होता है? देखो ये इसकी ये लिखना है, यह है सिंधु नदी। सिंधु नदी व अरब सागर के संगम पर स्थित है। जहां पर सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है वहां पर ये स्थित है। सिंधु नदी और अरब सागर के संगम पर। अरब नहीं सागर के संगम पर संगम पर स्थित है। लिख लो। यह सिंधु नदी व अरब सागर के संगम पर स्थित है। एक नंबर ये लिख लो। 2 नंबर पर बस आपको इसमें लिखना है। 2 नंबर पर आपको लिखना है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। हाँ यह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। सर 1-2 किलोमीटर में नहीं है सर। हाँ हाँ 2 नंबर पर लिख लो। यह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। सबसे छोटा। देखो एक और लिख लेते हैं हम। इसमें लिख लो 3 नंबर पर, इसकी खोज फेयर इसकी खोज फेयर सर्विस के द्वारा की गई। इसकी खोज फेयर सर्विस के द्वारा की गई। फेयर सर्विस के द्वारा की गई। तो ये है अल्लाह है। अब एक और लिख लेते हैं। आज पाकिस्तान वाले पूरे कर देते हैं तो फिर आपको रोजाना पाकिस्तान नहीं जाना पड़े। थोड़ा सा लिखा है अभी तो और लिखा सर। सर एक के बाद 5 और बीजी आमिनी और बीजी आमिनी कोट बीजी आमिरी यही पाकिस्तान में इसकी खोज की गई थी 1935 में। इसकी खोज 1935 में गोरवे द्वारा की गई, लेकिन इसका उत्खनन 1955 में पाकिस्तान के कहाँ पर है इसलिए? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। फजल अहमद के द्वारा फजल अहमद के द्वारा। देखिए ये जो आपके एग्जाम में है ना, हाँ इसका उत्खनन करें। आपके एग्जाम में ये ज्यादा मस्त नहीं है, लेकिन ये इस तरह लिखा है जैसे आपको मोहनजोदड़ो याद रह गया, हड़प्पा याद रह गया।
अब मानो ये अल्लाह दिन और पोर्टुगीजी में एक दो याद देखो थाना आ जाएगा सिंधु सभ्यता में पाकिस्तान इस किलो का 2-4 पाकिस्तान इस किलो का वर्णन करो 5 रिकॉर्ड को 2-4 पे याद रही बना था आता है जना दिखाओ इस कंपटीशन में अब अपन का की काय विशेषता है अब लिखो इसकी विशेषताएं लिखो विशेषता है 12 सींगा का 12 सिंह हाँ लिखो 12 सींगा का साक्ष्य तो वो 12 सिंह का जानवर होता है उसी का 12 सींगा हिरण होता ना वो ऊपर उसके 12 सींग होते हैं जानवर वाले देखो इसकी खोज की थी घुर्वे के द्वारा 55 में इसका उत्खनन किया गया फजल अहमद के द्वारा यहाँ पर पहला मिला है 12 सींगा का साक्ष्य 12 सींगा का साक्ष्य मिला है यहाँ पर अगला लिखो कितना लिख लिया आपने फजल अहमद के द्वारा उत्खनन 12 सींगा का सर है ये साक्ष्य 12 सींगा का साक्ष्य सूर्य व मयूर पूजा के साक्ष्य यहाँ से सूर्य व मयूर पूजा के साक्ष्य मिले पूजा सूर्य व मयूर पूजा के साक्ष्य सूर्य मयूर पूजा के साक्ष्य आगे मिला हमें 2 मकानों की नींव पत्थर से बनी हुई थी से पक्की नहीं है 2 मकानों की नींव पत्थर से बनी हुई थी और बाकी के जो स्थल है वहां से मकानों की नींव मकान ईंटों से बने हुए थे केवल कालीबंगा में सूर्य से तपाई गई ईंटों से बने हुए थे कच्ची ईंटों से थे और बाकी के जो भी जितने भी स्थल है वहां पर पक्की ईंटों से बनाई गई थी यहाँ की बस्तियां अग्निकांड से नष्ट हो गई थी यहाँ की बस्तियां अग्निकांड से नष्ट हो गई थी और लिखो एक लिखो अली मुराद छोटा सा एक नाम लिखो अली मुराद यहाँ से कुएं के साथ से मिले इसके नीचे तो एक छोटा सा इसका नाम लिखो अली मुराद और यहाँ से कुएं के साथ से मिले अली मुराद और अली मुराद में आगे लिखो यहाँ से कुएं के साथ से मिले एक थोड़ा सा और रह गया था बालाकोट और लिख लो इसके नीचे दूसरा लिखो बालाकोट बाद में हमला किया था वही बालाकोट हाँ वही बालाकोट बालाकोट लिखो आप 1979 को सोन मियानी खाड़ी में सोन मियानी खाड़ी में तो इसको साफ करके मियानी सर मियानी सोन मियानी खाड़ी में सोन मियानी खाड़ी में
बिंदार नदी के किनारे बिंदार नदी के किनारे इसकी खोज की गई थी। अगला वर्ड लिखो इसमें, यहां से सीप उद्योग, यहां से सीप उद्योग के साथ से मिले हैं। सीप उद्योग क्या होता है? सीप उद्योग इसके मछली वाले समुद्र से सीप निकलती है। सीप उद्योग के साथ से मिले हैं। तो इस तरह ये आपके हो गया पाकिस्तान के कुछ जो जितने पिक्चर थे वो पूरे हो गए। कल हम भारत के किलों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से बहुत सोना दिया और काली ये महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही धन्यवाद।